नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उनसे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं जो कि उन विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी तो देते हैं, साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, वो भी लाइव। तो कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, आइए एक बार फिर से आपको तरीका बता दें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर आज के विषय पर जिससे जुड़े आज हम प्रश्न लेंगे। आज का हमारा विषय है रबी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग और प्याज की रुपाई। दोनों ही विषय से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं, कोई आशंका है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यानी अपने स्मार्टफोन को उठाएं, व्हाट्सएप पे जाए, अपना सवाल टाइप करके हमें 8800520717 पर भेज दें। आप हमें वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, जैसे भी आपके लिए सुविधा हो। इसके साथ ही आप हमारा ईमेल पता भी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस पर भी आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। और कार्यक्रम के दौरान लाइव आपके सवालों को, चाहे आप कॉल के माध्यम से हमें अपने सवाल बताएं, ईमेल करें या व्हाट्सएप करें, उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन जब भी आप हमें अपने सवाल भेजें, कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आप कॉल करते हैं तो कोशिश करें कि नेटवर्क क्षेत्र में रहे, ऐसी जगह से कॉल करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ताकि हम आपके सवाल को स्पष्ट रूप से सुन सकें। और अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं तो अपना सवाल कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने का प्रयास करें। और इसके अलावा अपने क्षेत्र के बारे में, अपने ज़िले के बारे में अपना नाम ज़रूर मेंशन करें। तो आशा करते हैं कि आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखेंगे। आज दो मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए और आज के विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर US तेवतिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विस्तार इंडियन पोटाश नई दिल्ली में, और आपसे हम रबी फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जानकारी लेंगे। और डॉक्टर गोगराज सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग, IARI पूसा नई दिल्ली में। तो आपसे हम प्याज की रुपाई पर बात करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, विषय आप जान चुके हैं और हमें संपर्क करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। अगर आप नंबर, ईमेल आईडी या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल भी निराश ना हो। कार्यक्रम के दरमियान हम इन्हें लगातार स्क्रीन पर फ्लैश भी करते रहेंगे। लेकिन जो आज के विषय है उस पर हम शुरुआत करते हैं चर्चा के साथ। सबसे पहले मैं डॉक्टर तेवतिया आपसे समझना चाहूँगी, जो रबी फसलों में उर्वरकों के प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से अगर हम रबी की फसलें बात करें तो उसमें चना है, कुछ दलहनी फसलें हैं, गेहूं है, सरसों है। तो इनमें उर्वरकों का इस्तेमाल हर एक फसल की अपनी ज़रूरत होती है, किस तरह से महत्वपूर्ण है? देखिए, आज का विषय है रबी फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग। देखो, हमें संतुलित उर्वरक उपयोग को समझना पड़ेगा। संतुलित उसको कहते हैं कि जो हमारे पौधों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो सभी पोषक तत्व हम फसल की आवश्यकता अनुसार और मृदा की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए उन फसल की पूर्ति करें। तो उससे सबसे पहले हमको अपनी मृदा की जांच करानी चाहिए, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारी जो मृदा है उसमें किन किन पोषक तत्वों की कमी है और उसके अनुसार हम डालें। एक हम जनरल रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि भाई NPK की क्या रिकमेंडेशन है। जैसे वीट में आप 120-60-60 की रिकमेंडेशन करते हैं। तिलहनी फसलें होती हैं उनमें सल्फर की रिकमेंडेशन ज़्यादा होती है। दलहनी होती है उनमें और नाइट्रोजन की कम होती है, फास्फोरस और पोटाश की ज़्यादा रिकमेंडेशन होती है। लेकिन ये सब एक अनुमानित उनकी उपयोग की क्षमता है। लेकिन जो असली हमें पता चलेगा वो मृदा टेस्ट के आधार पे ही पता चलेगा कि हमारी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर कितना है और उसकी pH कितनी है, उसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं। तो मैं किसानों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जैसे हमारे शरीर को सारे तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से फसल को भी सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और जो पीछे जो सघन खेती अपनाई है, आज देखिए प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। पहले कभी हमारा 50 मिलियन टन हुआ करता था 1952 में, आज 330 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हो गया। तो ये इतना गुना उत्पादन बढ़ा है, तो उतनी ही पोषक तत्वों की खनन हमारी ज़मीन से हुई है। तो आज हमें ये आवश्यकता है कि हम ये जानें कि जो
कितनी हमारी मृदा की क्षमता रह गई है जी जी और उसमें हम फसल बोने जा रहे हैं, उस फसल की रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि संतुलित इस्तेमाल करना, सिर्फ उर्वरकों का इस्तेमाल करना नहीं, क्योंकि ये तो हम करते ही आ रहे हैं कि जो कहीं सुनी बातें हुई या फिर आपका अपना विवेक, आपका अपना अनुभव, उसी के अनुसार आप फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड या फिर कहें मिट्टी की जांच कराने की जो प्रक्रिया है या फिर जो शुरुआत हुई है, जो ये सुविधा है किसानों के लिए, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल कर पाते हैं। लागत भी कम लगती है और मिट्टी की सेहत पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। तो बहुत सारी बातें अभी देवतिया जी से हमने समझी, लेकिन फिलहाल अब रिपोर्ट देखते हैं, हमारे आज के विषय से जुड़ी हुई पहली रिपोर्ट, फिर आपके सवालों को लेंगे। रबी सीजन की फसल अक्टूबर और नवंबर के दौरान बोई जाती है। आलू, मसूर, गेहूं, तोरिया, मसूर, चना, मटर व सरसों रबी सीजन की प्रमुख फसलें हैं। वहीं रबी सीजन की प्रमुख सब्जी फसलों में टमाटर, आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, पालक और मेथी शामिल हैं। दरअसल फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन उर्वरक के उपयोग का पूरा फायदा तभी मिल सकता है जब मिट्टी की जांच करने के बाद खेत के आधार पर संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाए। जैविक खाद या कंपोस्ट के साथ साथ संतुलित उर्वरकों के उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे मिट्टी स्वस्थ बनी रहे और वर्षों तक फसल की अच्छी उपज भी ली जा सके। खेतों में संतुलित खाद व उर्वरकों के उपयोग से न सिर्फ फसलों की पैदावार अच्छी होती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था है, वहां की खाद्य फसलें तिलहनी, दलहनी फसलों में सही मात्रा में फॉस्फेट, पोटाश, जस्ता बुआई के समय बीज के साथ ही देना चाहिए। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बुआई के समय फास्फोरस, पोटाश के साथ देना सही होता है। तिलहनी फसलों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा सल्फर, पोटाश को बीज के साथ देना चाहिए। बचे हुए नाइट्रोजन को फसल में फूल आने की अवस्था में देना अधिक फायदेमंद होता है। तो देखिए, अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि तेवतिया जी बता रहे थे कि हर एक फसल की अपनी आवश्यकता होती है। दलहनी फसलों की नाइट्रोजन को इतनी ज़रूरत नहीं होती है, अन्य फसलें जो हैं उनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल ही एक कुंजी है सफलता की। जब आप फसलें उगाते हैं तो इस पे अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई आशंका है, कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो अवश्य हमें फ़ोन करें। अब बात करते हैं आज की हमारी दूसरी जो फसल है या फिर क्या दूसरा विषय है, यानी प्याज की रुपाई की। तो प्याज की रुपाई पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्याज एक ऐसी फसल है, नकदी फसल है, हमारे किसानों को काफ़ी लाभ भी होता है, लेकिन कई बार विपरीत स्थितियों के चलते उन्हें नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो, प्याज आंसू ना निकाले, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत से यानी रुपाई से ही आप सभी बारीकियों का ध्यान रखें। इसमें हमारी मदद करेंगे डॉक्टर गोगराज जी। सर, क्या बताना चाहेंगे? अभी जैसे रुपाई की हम बात कर रहे हैं, मुख्य बातें इससे जुड़ी कौन कौन सी हैं? जी देखिए, प्याज एक महत्वपूर्ण फसल है जो कि एक प्रमुख रबी की फसल मानी जाती है, लेकिन आजकल इसको खरीफ में भी उगाया जाता है। और खरीफ की भी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनसे किसान भाई अधिक उत्पादन लेते हैं। जो कि पहले नॉर्थ में जो उत्तर भारत की बात करें तो खरीफ की किस्में नहीं थी, लेकिन आजकल कुछ अच्छी किस्में विकसित की गई हैं। जी जी। तो इसकी जो रोपाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, पौध जो जिसको हम बोलते हैं कि पौध तैयारी करते हैं। उसके बाद में उसकी मुख्य खेत में हम रोपाई करते हैं। जी जी। तो जो किसान भाइयों ने अक्टूबर और नवंबर के माह में जो पौधशाला लगाई थी, हाँ। जी, उसकी जो रोपाई है उसका भी उचित समय है। दिसंबर का जो माह होता है वो पौध की रोपाई के लिए सही और उपयुक्त समय है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों से कि अगर आपकी पौध तैयार है और अगर आप रोपाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपनी मृदा की अच्छी जांच करवा लें कि मृदा का जो पीएच मान है वो सही होना चाहिए। क्योंकि जो प्याज की फसल है उसके लिए लगभग 6.5 से 7.5 का जो पीएच मान है मृदा का वो होना चाहिए। और आप जब भी प्याज की फसल की रोपाई करें तो उसमें उचित दूरी रखें
पौधे से पौधे की दूरी और जो कतार से कतार की जो दूरी है, जो कतार से कतार की दूरी है वो सामान्यतः लगभग 15 सेंटीमीटर रखते हैं और जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जो रोपाई है वो दो तरीके से की जाती है। एक तो उठी हुई क्यारियों में की जाती है बिना मल्च के, लेकिन कुछ किसान भाई आजकल प्याज की खेती है वो भी ड्रिप और उसके साथ साथ में मल्चिंग में भी कर रहे हैं। तो इसकी ज़रूर जो दूरी है लगाने की वो ज़रूर ध्यान रखें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि प्याज की जो फसल है उसकी जो दूरी है उसका ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत ही पास पास में पौधों की रोपाई कर देते हैं, जिससे कि जो इनका बल्ब होता है कंद उसकी बढ़वार नहीं हो पाती है, उसका आकार सही नहीं हो पाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और मृदा में जो पोषक तत्व है उनका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो लगभग इसमें 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाली जाती है। और जो फास्फोरस है वो लगभग 60 किलोग्राम और पोटास है वो लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से प्याज की खेती के लिए अनुशंसा की जाती है। जी बिल्कुल। तो मुख्य बिंदु आपने अभी कुछ बातें बताई हैं, आगे भी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स हम ज़रूर लेंगे। हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर अपने सवाल, अगर आप प्याज पर कुछ जानना चाहते हैं तो भी हमें अपने सवाल बताएं। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा विषय है यानी रबी फसलों में उर्वरकों का उचित या संतुलित इस्तेमाल, फिलहाल की रिपोर्ट देखिए। देश में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी प्याज की खेती प्रमुखता से की जाती है। प्याज की रुपाई दिसंबर के अंत से 15 जनवरी तक करनी चाहिए। रुपाई के लिए 7 से 8 सप्ताह पुरानी पौध का उपयोग करें। रुपाई के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। प्याज के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और जैविक उर्वरकों से भरपूर मध्यम से दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में प्रति हेक्टेयर 40 से 50 टन देसी खाद डालने से उपज में वृद्धि होती है। अगर रुपाई के बाद खेत में खरपतवार दिखाई दे तो हल्की निराई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए रुपाई के 2-3 दिनों बाद पेंडिमेथिलीन की 3.5 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पहले सिंचाई रुपाई के तुरंत बाद करें और फिर फसल की जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के फासले पर सिंचाई करें। खुदाई से 3 सप्ताह पहले पानी बंद कर दें। हरी प्याज के लिए 60 से 90 दिन बाद और पके प्याज के लिए 125 से 150 दिन बाद जब गर्दन नर्म हो जाए, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़कर मुरझाने लगें, तब खुदाई करनी चाहिए। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और अब आपके हम सवाल और जवाब लेंगे। ज़रूर हमें फ़ोन करें, चाहे हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल करें। तो आज का जो हमारा पहला विषय है रबी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग, उस पर हम कुछ और बातचीत करते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं डॉक्टर तेवतिया से। उसके साथ साथ हम आपके कॉल का भी इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर तेवतिया, सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि जब हम संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल की बात करते हैं तो उससे पहले ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपकी मिट्टी की सेहत दरअसल है कैसी। और मिट्टी की सेहत आप तभी जान पाएंगे जब आप उसकी जांच करवाएंगे। तो ऐसे में जांच कराने का तरीका क्या है, थोड़ा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में भी जानकारी दें, कैसे सैंपल कलेक्ट करें, किस प्रकार से इसके बारे में हमारे किसानों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। देखिए अंजू जी, जो ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो जांच करें उसको कैसे उसका सैंपल लें। देखिए अगर सैंपल ही सही नहीं होगा और सही तरीके से नहीं लिया जाएगा तो उसके जो जांच के परिणाम होंगे वो भी सही नहीं होंगे। देखिए किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने खेत में जो आपका अगर 1 एकड़ का खेत है तो उसमें से 5 जगह से आपको सैंपल उठाने हैं। वो किस तरह से उठाने हैं कि आपको बिल्कुल मैंड के पास से नहीं लेने हैं। चारों कोनों से अंदर जाइए, कम से कम आप 20 मीटर अंदर जाइए खेत में चारों कोनों से, और एक बीचों बीच जाइए।
वहाँ पर जो है जो घास वगैरह हो तो उसको छील देनी चाहिए, लेकिन छीलते समय ये ध्यान रहे कि जो ऊपर की मिट्टी है वो वहीं रहे और घास हटा दी जाए। उसमें अगर कोई कूड़ा करकट हो तो वहाँ से ना लें बिल्कुल भी, जैसे कुछ बोरे कट्टे ऐसे पड़े हुए वहाँ से ना लें, कहीं खाद डाली है वहाँ से ना लें, यूरिया 1 महीना पहले डला हुआ हो खेत में उसके बाद में सैंपल लें, और उसके बाद में जो 6 इंच तक वी के शेप में बना के ऐसे 5 जगह से उसको खेत को काटना चाहिए। और उसके जो काटने के बाद में जो 6 इंच गहराई तक, गहराई जब वो ऐसे वी काटेंगे तो उसका वी का जो बीच का हिस्सा है वो 6 इंच गहरा होना चाहिए। उसमें से वो ये स्लोप पे से 1-1 इंच मृदा को उतारेंगे और वहाँ से जो है 1 किलो मृदा लेंगे एक जगह से, तो 1 एकड़ से 5 जगह से हमारी 5 किलो मृदा हो गई। उसके बाद में उसको सुखा के उसके ढेले तोड़ के अच्छी तरह पाउडर बनाकर उसमें एक ढेर लगाया जाएगा। इस तरह से उस ढेर को 4 भागों में काटा जाएगा ऐसे उंगली से। आमने सामने के जो पोर्शन है उनको हटा दिया जाएगा, फिर दोबारा करके काटा जाएगा। दूसरी बार में वो दूसरे जो और के जो भाग हैं उनको हटाया जाएगा, 2-2 आमने सामने के। ये जो प्रक्रिया है इसको जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे मृदा का जो वेट है वो आधा किलो मृदा रह जाए। उस मृदा को लेने के बाद में फिर किसान अपने खेत का उस पर कोड लिखेगा कि मेरा ये कौन से वाला खेत है। हर एक किसान का एक नाम होता है। उसके बाद में उसकी डेट लिखेगा, किस डेट को लिया, अपना नाम पता पूरा लिख कर और उसको सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाकर देगा। उसमें ये भी लिखेगा कि मैं इसके बाद में मृदा परीक्षण के बाद में कौन सी फसल इस खेत में लेना चाहूँगा। उसके बाद में जब रिपोर्ट आएगी तो उनको सॉइल प्रयोगशाला से, जांच प्रयोगशाला से पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि आपके खेत में इतनी इनकी उपलब्धता है विभिन्न तत्वों की और इस क्रॉप के लिए इतनी ज़रूरत है, तो आप इतना इतना इस उर्वरक को डालिए। किसान भाई को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आजकल जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी कमी तो है ही है, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी काफ़ी अधिक मात्रा में कमी हो गई है। जैसे कि अगर हम परसेंटेज में देखें, पूरे भारत से नमूने लिए गए तो नाइट्रोजन के जो सैंपल थे उनमें 90% नमूनों में नाइट्रोजन की कमी पाई गई, फास्फोरस में 80% नमूनों में कमी पाई गई, पोटास में 50% में पाई गई, सल्फर में 41% में कमी पाई गई, जिंक में जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें 36.5% की कमी पाई गई। उसके बाद में जो बोरोन है 13% की कमी पाई गई, उसमें 12% लोहे की कमी पाई गई और 4% कॉपर की कमी पाई गई, जिसके बारे में कभी हम चर्चा भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है। तो अब ये देखिए ये इनकी कमी जो है ये बढ़ती जा रही है। और ये तत्व वो तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व, किसान भाई इनको इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि इनकी तो बहुत कम मात्रा की आवश्यकता हो। लेकिन अंजू जी, मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि बेशक इनकी कम मात्रा की ज़रूरत है, लेकिन इससे इनका महत्व नहीं घट जाता। पौधों की उपज बढ़ाने में, पौधों को स्वस्थ रखने में, पौधों को कीट और बीमारियों से उनकी रक्षा करने में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही अधिक महत्व है। उदाहरण के तौर पर एक मैं छोटी सी चीज़ बताऊंगा। जैसे बच्चे में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उस बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। और कहने के लिए उसकी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए। कहने के लिए तो उसका अब नमक में मिलाते हैं। नमक भी हम बहुत कम लेते हैं। लेकिन अब वो ऐसा कर दिया गया, पहले कभी वो नेचुरल नमक आता था तो उसमें आयोडीन नहीं मिलता था। अब ये प्रोसेस्ड आता है, पैकेट में आता है, पाउडर आता है, तो इसमें उस मात्रा में आयोडीन को मिला दिया जाता है जिस मात्रा में बच्चा को जरूरत होती है। लेकिन इतनी कम है, लेकिन उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, उसका दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। तो किसान भाई ये इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपनी मृदा का परीक्षण कराएं और उसमें सूक्ष्म तत्वों का परीक्षण जरूरी है। क्योंकि आजकल जो उपज घट रही है, किसान भाई कहते हैं हमारी तो यूरिया ने खराब कर दी, खादों ने खराब कर दी जमीन। मैं बताना चाहूंगा एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पे, एक जिम्मेदारी के साथ मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि हमारी रिसर्च में, हमारी जानकारी में कमी है, आपकी जानकारी में कमी है। हमारी फसल नहीं कमजोर हुई, वो हमारी जमीन कमजोर नहीं हुई है। हम जो उसमें से जितना निकाल रहे हैं उसमें उतना डाल नहीं रहे हैं। तो जितना हम निकाल रहे हैं, मतलब जितनी हम फसलें लेते जा रहे हैं उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जो जमीन है बंजर होती जा रही है। हम कह रहे हैं कि जोत सिकुड़ रही है, लेकिन दरअसल हो ये रहा है
है कि भूमि खेती करने योग्य घटती जा रही है इन्हीं वजह से। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषयों के बारे में एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें। हम आज बात कर रहे हैं रबी फसलों में संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में, साथ ही कैसे करें प्याज की रोपाई। दोनों ही विषय से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और एक ऐसा ही हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया हुआ है और सर ये प्याज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अंकुर सहाय है हमारे दर्शक आजमगढ़ से। ये जानना चाहते हैं कि एक तो प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करें और दूसरा इनका सवाल है कि क्या सिंचाई कर सकते हैं। जी देखिए, एक तो प्याज की जो नर्सरी तैयारी करने का जो समय है वो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी किस्में हैं जिनकी रोपाई हम जनवरी तक भी कर सकते हैं। तो अगर जो किसान भाई अभी भी अगर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो नर्सरी का जो एरिया है, जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो वो जो स्थान का जो चयन है वो ऐसा करें कि वहाँ खुला हो, सूर्य की अच्छी रोशनी आती हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार के जो भी जंगली जानवर उनका प्रवेश ना हो। और दूसरी बात है मृदा की आती है। जो मृदा है उसके लिए बलुई दोमट जो मृदा है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है प्याज की पौध तैयारी के लिए। और जिसका जो पीएच है वो ज़रूर टेस्ट करवा लें कि वो 6.5 से 7.5 के बीच में है या नहीं है, क्योंकि इसी के मध्य जो पीएच मान होता है उसमें जो पौध की जो बढ़वार होती है वो अधिक अच्छी होती है। और उसके बाद में जो पौधशाला की जो स्थान है वहाँ पर उठी हुई क्यारियाँ ज़रूर बनाएं। पौधशाला है वो हमेशा उठी हुई क्यारियों में बनाना चाहिए जिससे कि उनमें पानी का भराव ना रहे। और उठी हुई क्यारियाँ बनाने के बाद में उसमें जो बीज की जो बुआई है वो कतारों में करनी चाहिए, क्योंकि जब कतारों में बीज की बुआई करते हैं तो उससे हम जब पौध को मुख्य खेत में रोपाई करते हैं तो उसको निकालने में आसानी रहती है। तो बीजों की बुआई कतारों में करने के लिए जो एक कतार से जो दूसरी कतार है उसकी जो दूरी है वो लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जो बीज की जो गहराई है वो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखें। और बीज की जो बुआई करने के बाद में उसके ऊपर जो अच्छी प्रकार से सड़ी हुई जो गोबर की खाद है एक भाग उसका ले लें और एक भाग जो सामान्य जो मिट्टी है उसको मिलाकर उसके ऊपर बीजों को ढक देना चाहिए। और उसके बाद में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। और सिंचाई करने के तुरंत बाद में उसको सूखी घास से या जो धान की पुआल हो या और भी कोई इस प्रकार की जो मल्च हो
उससे उसको ढक देना चाहिए। और 4 से 5 दिन के बाद में जब बीजों का अंकुरण शुरू हो जाए उस समय उस घास को उनकी पौधशाला से निकाल देना चाहिए। जो हमारी जो क्यारियाँ उठी हुई उनसे निकाल देना चाहिए और 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करना चाहिए। और जब हम पौधशाला तैयार करते हैं, उठी हुई क्यारियाँ तैयार करते हैं, तो उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई मिट्टी जो गोबर की खाद है वो मिलानी चाहिए और कुछ मात्रा में जो रासायनिक उर्वरक है वो भी उसमें मिलानी चाहिए। तो इस प्रकार लगभग 40 से 45 दिन में पौध तैयार हो जाती है और उसकी रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद में हम उसमें सिंचाई कर सकते हैं। जो आप बता रहे थे कि सिंचाई हम कर सकते हैं नहीं, रोपाई के तुरंत बाद में सिंचाई करनी चाहिए। और रबी के मौसम में जब प्याज की हम खेती करते हैं तो लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई प्याज में करते रहना चाहिए। लेकिन जब फरवरी और मार्च के माह में जब तापमान बढ़ जाता है तो सिंचाई का जो इंटरवल है वो लगभग 3 से 4 दिन कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय पानी की मात्रा प्याज में अधिक चाहिए होती है। जी ठीक है, तो ये तो बात हुई कि जैसे हमारे दर्शक ये जानना चाहते थे कि रोपाई कैसे करें, नर्सरी कैसे तैयार करें, या फिर सिंचाई से जुड़ा हो जो भी उनका प्रश्न था। अंकुर सहाय थे हमारे दर्शक आजमगढ़ से। अब सर एक सवाल आया है गेहूं से जुड़ा हुआ। इन्होंने ये तो नहीं लिखा है, एक मिनट देख लेते हैं इनका सवाल भी, मैंने अभी देखा था। गेहूं से जुड़ा हुआ सवाल है ये। इन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि बुआई के समय कौन सी खाद डालनी चाहिए गेहूं में। तो देखिए अंजू जी, ये इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए खाद को इस्तेमाल करने के 4 नियम होते हैं। एक तो राइट फर्टिलाइज़र का चयन, आर होते हैं ये 4 आर, राइट फर्टिलाइज़र, राइट डोज, उसकी मात्रा राइट होनी चाहिए। तीसरा उसका तरीका, मेथड ऑफ एप्लीकेशन सही होना चाहिए। और चौथा है राइट टाइम, उसका टाइम सही होना चाहिए। इन किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान भाई जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा और जो फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय खेत को अच्छी तैयार करते समय उसमें डाल दें। और अगर गेहूं आप लाइन से बो रहे हैं, अगर सीड ड्रिल से बो रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। उसमें खाद नीचे जहाँ पे बीज पड़ता है उसके नीचे खाद पहुँचना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन किसान भाई बोते हैं तो फिर आप उसे जुताई के समय मिला दें। तो और उसके बाद में जब आप पहला पानी लगाएं तो उसकी जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की लगा दी, उसमें से भी आधी मात्रा, जो बचे हुए में से आधी मात्रा पहले पानी के समय, और उसके बाद में जब टिलरिंग हो, जब ब्यात हो, बची हुई मात्रा उस समय लगानी चाहिए। जी सर, एक और ईमेल आया है, व्हाट्सएप सवाल आया हुआ है, साथ साथ ले लेते हैं। इन्होंने हमें सवाल भेजा है ये नालंदा बिहार से, और शिशुपाल जी हमारे दर्शक हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने मसूर लगाई है जो कि सूख रही है, तो क्या ये भी उर्वरकों की कमी हो सकती है? क्या वजह हो सकती है इसके? देखिए उर्वरकों की कमी से फसल सूखेगी नहीं, क्योंकि इतना मिट्टी में इतना तो होता है कि उसको संभाले रखे, पैदावार घट सकती है लेकिन फसल उर्वरक की कमी से नहीं सूखेगी। कोई और रीजन हो सकता है। गोगराज जी से आप बताना चाहेंगे सर, क्योंकि रबी फसलों पर आप बात कर रहे हैं। जी मैडम बताइए। जी जैसे बता रहे मसूर इनकी सूख रही है, तो क्या वजह हो सकती है सर इस पे? मसूर जी देखिए, उसमें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया होगा। बहुत सारे कारण होते हैं कि जब अगर उसमें फास्फोरस की मात्रा सही मात्रा में नहीं डाली जाती है तो उसका जड़ों का जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और उस वजह से भी सूखने लग जाती है। कुछ बीमारियां भी होती है, उनकी वजह से भी मसूर की फसल में ये देखने को मिलता है। ठीक है सर, एक और सवाल है सर, हम ये गेहूं से जुड़ा हुआ है, और ये दर्शक हमारे हैं सजल, जो कहते हैं कि इनकी गेहूं की जो फसल है लगभग 21 दिन की हो गई है और पौधे में कल्ले नहीं आ रहे हैं। उगते ही मौसमी पानी 2 बार गिर गया है, अभी भी बारिश हो रही है। किसान शिव शंकर बघेल हैं, ये शिव शंकर जी हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से सवाल भेजा सर। देखिए अंजू जी, 21 दिन में कल्ले नहीं आते गेहूं में। 21 दिन में पहला पानी लगता है, उसके बाद में कल्ले आने शुरू होते हैं जिनको ब्यात कहते हैं जी। तो इनको मैं कहना चाहूँगा थोड़ा धैर्य रखें। और 21 दिन में इन्होंने 2 पानी लगा दिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। 21 दिन में तो पहले 1 पानी लगता है, तो उसको ज़्यादा पानी, अब अगर बारिश हो गई होगी तो देखो इनके हाथ में भी नहीं है वो, तो थोड़ा इंतज़ार करें। देखो बारिश से तो किसी का बस चलता नहीं है, लेकिन उसके बाद ही कल्ले निकलेंगे, जब 30-35 दिन और 40-45 दिन में कल्ले निकलेंगे। तो ये क्या वजह हो सकती है सर, क्या बताना चाह रहे हैं सर?
नहीं कल्ले की नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि 21 दिन की हो गई है। नहीं, तो 21 दिन में तो पहला पानी लगाया जाता है गेहूं में, और पहला पानी लगने के बाद में आधी नाइट्रोजन की, जैसे मैंने पहले बताया, डोज लगाई जाती है। उसके बाद में कल्ले आते हैं, तो आ जाएंगे कल्ले। बाकी देखिए कल्ले बीज पे डिपेंड करता है, इन्होंने बीज कैसा बोया है और उसमें क्या पैदावार है उसकी, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जी, एक सवाल है सर, प्याज से जुड़ा हुआ है ये जी। ये जानना चाहते हैं, रघुनाथ है, रघुनाथ कोल्हापुर महाराष्ट्र से, और ये कहते हैं कि प्याज की फसल में क्या नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस डोज का प्रयोग करें? जी देखो, देखिए हम अगर नैनो यूरिया की बात करते हैं तो इस प्रकार की जो अभी नैनो यूरिया का जो प्रयोग है वो कुछ हमारी जो फसलें हैं, जो सीरियल क्रॉप्स हैं, उनमें इस प्रकार की अध्ययन किया गया है। अभी जो सब्जी फसलें हैं उनमें बहुत ही कम अध्ययन इस प्रकार का उपयोग किया गया है, बट कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि नैनो यूरिया का अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे उत्पादन भी बढ़ रहा है, और जो प्याज है उसकी ग्रोथ के साथ साथ उसकी जो बल्ब है उसकी साइज़ भी बढ़ रही है, उसकी क्वालिटी भी बढ़ रही है, उसमें बहुत सारे के जो पोषक तत्व हैं उनका भी अधिक निर्माण हो रहा है। तो किसान भाई इसका प्रयोग एक सही अनुशंसा में जो इसकी अनुशंसा की जाती है उसके अनुसार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जिसका हमारे किसान ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपके कॉल्स, आपके व्हाट्सएप सवाल और ईमेल्स का हम इंतज़ार रहेगा। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं, आज का हमारा विषय रबी फसलों में उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल और साथ ही प्याज की रुपाई। कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल की, और साथ ही अगर आप प्याज की फसल ले चुके हैं यानी उसकी रुपाई कर चुके हैं या फिर करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर देर की किस्मों के बारे में अभी आप विचार कर रहे हैं, तो भी हमें आप कॉल कर सकते हैं। अगर कुछ भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर, ईमेल पता और साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसे आपके लिए सुविधाजनक हो आप हमें कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। अब मैं बात करना चाहूँगी गोगराज जी आपसे कि जैसे हम बात कर रहे हैं प्याज की, तो रुपाई से जुड़ी कुछ बातें आपने बताया। अब सिंचाई पर आ जाते हैं, कुछ सिंचाई से जुड़ा प्रश्न भी था। एक सिंचाई को लेकर क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, सिंचाई एक महत्वपूर्ण है। अगर प्याज की हम बात करें तो प्याज में सिंचाई एक कम अंतराल पर चाहिए होती है। जब फरवरी में इसकी फसल होती है वो बढ़वार की तरफ होती है, और अभी जो अगर दिसंबर में हम इसकी रोपाई करते हैं, रोपाई के तुरंत बाद में हमें प्याज में सिंचाई करनी चाहिए, और उसमें लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर हमें लगातार सिंचाई करनी चाहिए। जब तापमान बढ़ जाता है फरवरी के माह में, तब हमें सिंचाई का जो अंतराल है वो 3 से 4 दिन कर देना चाहिए। और जो फसल में नमी के हिसाब से सिंचाई करना चाहिए कि हमारी जो मृदा है उसमें कितनी नमी है। नमी के हिसाब से अगर सिंचाई करते हैं तो उसका जो उसमें जल भराव भी नहीं होता है, और कंदों में जो सड़न की जो समस्या आती है कभी कभी अधिक जल भराव के कारण, वो भी नहीं होती है। तो सिंचाई हमें लगातार करते रहना चाहिए। लेकिन जो खरीफ की जो फसल होती है उसमें बारिश के मौसम में बारिश को देखते हुए सिंचाई करनी चाहिए, और लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पर खरीफ के मौसम में हमें सिंचाई करना चाहिए।
जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई प्याज की। आइए अब जो आज का हमारा दूसरा विषय है यानी उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल। सर अभी हम ये भी जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इस पर भी काफ़ी ज़ोर है और किसान इसको लेकर काफ़ी उत्साहित भी हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो कि एक बीच का रास्ता भी चाहते हैं, यानी रसायनों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े और मिट्टी की सेहत भी बनी रहे, अच्छी फसल भी उन्हें प्राप्त होती रहे। तो ऐसे में जो जैविक खाद हैं वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की हैं और इनका कैसे संतुलित इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर समेकित जो हम उर्वरकों के प्रबंधन की बात करें वो कैसे किया जा सकता है? देखिए अंजू जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है टिकाऊ खेती के लिए। अगर हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी तो जो हमारे उपज है वो लगातार सालों दर साल बढ़ेगी। और अगर हमने मृदा के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया तो एक फटीक सी, जैसे एकदम से रुकावट सी आ जाती है और आपको लगेगा कि मैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस ये डाल रहा हूँ, यूरिया बहुत डाल रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए जो है जो जैविक खाद है, देखिए पहले जो आज से 30-40 साल पहले ये हमारे पास खाद काफ़ी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मैकेनाइजेशन नहीं था। हर किसान के घर में भैंसें और बैल हुआ करते थे खेती करने के लिए, उनकी खाद होती थी, उस खाद को वो गला सड़ाकर और खेत में डालता था। लेकिन जब से ट्रैक्टर आए तो गोबर की कमी हो गई तो उसकी खाद नहीं डाल पाता है। और ये जो मृदा के सैंपल लिए गए उससे भी ये पता चल रहा है कि जो मृदा में जैविक जीवांश है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो लगातार कम होता जा रहा है। अब इसका क्या परिणाम होगा? जब जैविक उर्वरक कम होगा, जैविक खाद कम होगा खेत में, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, तो जो उसकी बफरिंग कैपेसिटी होती है, बफरिंग कैपेसिटी यानी जो न्यूट्रिएंट है जो मृदा में उसको बांधने की क्षमता, जो पानी है उसको धारण करने की क्षमता, जो मिट्टी का भुरभुरापन है वो, और जो उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो खाद में, वो सब मिलते हैं। तो इसके इतने फायदे हैं कि अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा हमारी मृदा में, तो जो हम यूरिया, डीएपी और जो सूक्ष्म तत्व भी डालेंगे उनकी कार्य क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ेगी और किसान को बहुत लाभ देखने को मिलेगा। अब देखिए, जब अगर इतनी नहीं है तो वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा किसान को। जैसे जो धान काटते समय उसमें से आप बाली काटिए, बाकी को उसमें मिला दीजिए, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं वो स्टॉक में ही होते हैं, फसल में ही होते हैं। तो अगर उसको दोबारा मिला देंगे तो उसमें पहुंच जाएंगे। देखिए, खाद अगर जितना भी मिल सके आपको गोबर का खाद दीजिए, और अगर जो शुगर मिल से प्रेस मड आती है उसको अच्छी तरह से उसकी डिकम्पोस्टिंग करके आप उसको मिलाइए, क्योंकि वो भी गन्ने से निकलता है, जो गन्ने में होती है सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका खाद लगाइए। लेकिन एक ध्यान रखें, गला सड़ाकर ही खाद को खेत में डालें। एक सवाल भी ले लेते हैं सर साथ साथ। ये गेहूं की फसल के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और इनका नाम है भरत, जिन्होंने उदयपुर राजस्थान से में सवाल भेजा है। ये कह रहे गेहूं की फसल में मावट बारिश हो गई। सर आप समझ रहे होंगे मावट बारिश? मावट बारिश जैसा ये कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मावट लिखा है जमने से पहले हो गई बारिश। तो इसमें हो गई है। आप पिलाई कब करें? क्या यूरिया, रासायनिक खाद भी दे सकते हैं? देखिए, एक तो शब्दों का इस्तेमाल ऐसा है कि कम समझ में आ रहा है, रीजनल लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये कह रहे हैं कि हमारा जमने से पहले ही पानी उसमें डल पिलाई कब करे? शायद क्या बोला इन्होंने? पिलाई मतलब ये कह रहे हैं एक तो बारिश हो गई, मावट बारिश लिखा इन्होंने, और अब पिलाई कब करें? क्या पिलाई का मतलब इनका सिंचाई से है या तो सिंचाई है सर? हाँ, और रासायनिक खाद क्या दे सकते हैं, जिसमें इन्होंने यूरिया के बारे में जानना चाहा। देखिए, अगर जमने से पहले अगर बारिश हो गई है तो अब देखिए बारिश कितनी हुई है। अगर बारिश इतनी हुई है उस पर पपड़ी जम गई है, ठीक है ना, तो उसको पपड़ी को तोड़ना जरूरी होता है, नहीं तो वो जमेगा नहीं, उस पर लेयर कड़ी हो जाएगी, जमीन पर जो बन जाती है। अगर पानी किसान भाई हल्का हल्का अगर ऐसा लेयर बन गई है, अगर हल्का हल्का मैंड बना के, क्यारियां बना के पानी हल्का हल्का लगा दे तो वो जम जाएगा। जी जी। हाँ, और अभी खाद ये है कि जब पानी लगाए तो उसके बाद में खाद वो किसान लगा सकता है। मुझे ये लगता है यही सवाल था कि बारिश हो गई है तो अब दोबारा कब सिंचाई करें। हाँ, और साथ ही तो देखिए, अंकुरित होने के लिए या तो भुरभुरी होनी चाहिए जमीन, और या फिर नमी होनी चाहिए।
तो अगर वो कड़ी हो गई है, थोड़ी बारिश हुई है, तो उस कड़ी परत को तोड़ना ज़रूरी है। वो हल्की सिंचाई से आराम से टूट जाएगी, जितने वो नमी रहेगी तो वो ऊपर आ जाएगा। जी सर, एक और सवाल है, नमो नमा है इनका नाम, और इन्होंने गजेंद्र राठौड़ जिला पन्ना से है। मसूर की फसल सूख रही है, 30 से 35 दिन की हो गई है। देखिए, इसके लिए इनकी फसल सूख रही है, देखिए या तो कोई उसमें बीमारी लग गई है या कोई पानी इन्होंने ज़्यादा दे दिया है। अब जब तक सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होगी तो कोई सटीक जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने कुछ फीडबैक दिया नहीं है कि किस वजह से सूख रही है जी। तो उसमें बीमारी या वायरल अटैक भी हो सकता है, कीड़े भी हो सकते हैं, तो वो सब इनको नज़दीकी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए इनको। जी बिल्कुल। और अब मैं गोगरा जी आपके पास आना चाहती हूँ। जैसे हमने सिंचाई की भी बात कर ली, अब प्याज में अगर हम उर्वरकों की बात करें, खाद की बात करें, तो वो किस तरह की और कब कब होनी चाहिए, कौन कौन? देखिए, प्याज में अगर हम खाद प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं तो इनमें जो खेत की तैयारी करते हैं उसी समय हमें इसमें उर्वरकों का और खाद का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो अच्छी प्रकार से जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो लगभग हमें इसमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी चाहिए। उसको डालने के बाद में उसको अच्छी प्रकार से हैरो या कल्टीवेटर की सहायता से उसमें खेत में मिला देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो नाइट्रोजन की मात्रा 120 किलोग्राम, पोटास की मात्रा लगभग 60 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा भी लगभग 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हम डालते हैं। तो पोटास और फास्फोरस है उसकी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही पूरी मात्रा खेत में डाल देनी चाहिए। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 भागों में, आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय हम डालते हैं और आधी मात्रा होती है उसको भी 2 भागों में हम बांट लेते हैं। और जब हम मुख्य खेत में पौधे की जब रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के लगभग 30 से 40 दिन बाद में पहली मात्रा और दूसरी मात्रा जो 55 से 60 दिन के बाद में खड़ी खेत में टॉप ड्रेसिंग जिसको हम कहते हैं कि हम उसमें छिटक कर डाल देनी चाहिए। और डालने के तुरंत बाद में सिंचाई जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार से हम प्याज में खाद व उर्वरकों का प्रबंधन कर सकते हैं जिससे कि हमें अधिक और अच्छी उपज मिल सके। और रोपाई से पहले भी हम मिट्टी की जांच जरूर करा लें। जैसे कि डॉक्टर तेवतिया साहब बात कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में फसल को चाहिए होते हैं, तो उनकी मृदा में कमी होती है। जैसे कि प्याज में सल्फर की अगर हम बात करें तो उसकी मात्रा भी अधिक चाहिए होती है, जिससे कि प्याज में उसकी बढ़वार अच्छी होती है और उसमें जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा भी बढ़ती है। तो इनका सभी का जांच करा लेना चाहिए। जिंक है, जो आपका सल्फर है, ये हमारे मृदा में इनका लेवल कितना है, उसी हिसाब से हमें इनमें सवाल इनका प्रयोग करना चाहिए। प्याज से जुड़ा हुआ है तो हम साथ साथ ये भी ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं नवल किशोर मेहता बिहार से, इन्होंने सवाल भेजा है ये, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्याज की खेती की है। प्याज का जो खेत है वो रोड के किनारे है, मतलब वो काफ़ी चलती हुई रोड है जिसकी वजह से काफ़ी धूल मिट्टी आती है खेत में, और उन्हें लगता है कि इसके चलते ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, यानी बढ़वार अच्छी नहीं हो रही। तो क्या ये संभव है? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं प्याज की, ये बहुत सारी फसलों में देखने को मिलता है कि हमारे जो नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, उसके पास में अगर हम फसल लगाते हैं तो वहाँ कई बार धूल मिट्टी, ये पौधों की जो पत्तियाँ होती है उनके ऊपर जमा हो जाती है, जिससे कि उसके आसपास जो भी फसल हम लगाते हैं उसकी बढ़वार नहीं हो पाती है, क्योंकि उससे मिट्टी आ जाती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है, पौधों को पोषक तत्व नहीं अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए ये है कि प्याज की खड़ी फसल में किसान भाई जो फव्वारा से जो सिंचाई करते हैं वो तो उसके आसपास में फव्वारा पद्धति से सिंचाई जरूर करें, जिससे कि पानी पत्तों के ऊपर गिरता रहेगा 6-7 दिन के अंतराल पर, तो वो जो मिट्टी है वो वहाँ से साफ हो जाएगी पत्तियों से और उनकी पौधों की जो बढ़वार है वो अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही अभी हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। हेलो के साथ जारी है ब्रेक के बाद भी। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक
ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। अगर आप अभी भी जुड़ रहे हैं तो एक बार विषय आपको फिर से बता दें। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए, लेकिन अभी भी समय है, ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमारा नंबर नोट करें। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल की और साथ ही प्याज की फसल की रोपाई। और कुछ मेरे पास व्हाट्सएप सवाल हैं, हम उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। और सर, ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से सवाल भेजा है। ये चने उगने के बाद उगरा रोग उसमें लग रहा है, क्यों लगता है, क्या करें? सर ये समझ पाएंगे सर? तो देशी मतलब लोकल मुझे लगता है टर्म है ये। उगरा लिखा है इन्हें। उगरा रोग लग रहा है, क्यों लग रहा है? मेरे ख्याल से उगटा कहना चाह रहे होंगे। उगटा होता है इसे, विल्ट। उगटा, हाँ, सूख रहा होगा। सूख रहा है। हाँ। इन्होंने तो ये तो बीमारी होती है। और इसमें जो है, क्या ये भी पोषक तत्वों की कमी से हो सकती है? नहीं, ये पोषक तत्वों की कमी वाली बीमारी नहीं है। ये उसकी बीमारी है जो कुछ मिट्टी जनित, जो सॉइल जनित जो बीमारियां होती हैं, कुछ बैक्टीरिया, फंगस वगैरह होते हैं, तो उनकी बीमारी है ये। और इसके लिए इनको जो है पास के किसी विशेषज्ञ को पहले दिखाना चाहिए कि कितनी इंटेंसिटी है उसकी रोग की, और उसके बाद में कोई निर्णय लेना चाहिए इनको, और उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है सर। और एक और ऐसे ही सवाल आया हुआ है, ये चने पर ही है। चना बारिश होने से गल गए हैं, फिर से चने या फिर मसूर क्या बो सकते हैं? और नीलेश जी हैं जिन्होंने हमें ये MP से सवाल भेजा है। तो देखो, अभी आज कितना 6 तारीख है आज, तो अभी तो टाइम है, तो अभी ये बो सकते हैं। गेहूं भी बो सकते हैं अभी, लेट वैरायटी, और चना भी बो सकते हैं। ठीक है सर। अब एक सवाल ये प्याज से जुड़ा हुआ है। सर ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने धनबाद झारखंड से हमें सवाल भेजा है। गोगराज जी ये कह रहे हैं कि प्याज का बिछड़ा डाला था जिसमें फफूंदी लग गई है, और ये उसकी वजह से ख़त्म हो गया, मर गया। फफूंदी से बचने के उपाय बताए। अब सर ये भी इन्होंने लोकल भाषा में लिख रहे हैं दर्शक, हमारे किसान बिछड़ा बता रहे हैं सर। ये बिछड़ा, हाँ, क्या है? इन्होंने कहा मैंने प्याज का बिछड़ा डाला था जिसमें फफूंदी लग गई है और मर गए इसकी वजह से। बीज होगा, बिछड़ा बीज ही क्या? नर्सरी होगा, हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि इन्होंने प्याज की नर्सरी लगाई हो, उसके लिए बीज डाले हो पौधशाला में, तो वो मर गई है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी किसान भाई किसी भी सब्जी की पौध तैयार करते हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि हम बाज़ार से बीज खरीदते हैं या भी किसी भी प्राइवेट संस्थान या पब्लिक जो सेक्टर से बीज लेते हैं, तो कई बार बीज होता है वो उपचारित नहीं होता है। तो उसमें बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पौधशाला में है वो एक बीमारी होती है डैम्पिंग ऑफ, जिसमें क्या होता है कि हम जब इसको उपचारित नहीं करते हैं फफूंदनाशक दवा से, बीजों को सूखा उपचार नहीं करते हैं, तब जो बीज निकलता है उसके बाद में उसमें जब जो तना ज़मीन से सटा हुआ रहता है वो ज़मीन पर गिर जाता है पौधा, और वो बीमारी इतनी भयानक होती है कि 2 या 3 दिन में पूरी की पूरी पौध नष्ट हो जाती है। तो एक फफूंदनाशक बीमारी है जो कि PTM के द्वारा वो फैलती है। तो इसके लिए इनको जब भी पौध की तैयारी करें, किसी भी सब्जी, कोई भी सब्जी हो चाहे वो, तो उसको फफूंदनाशक दवा है जिनमें बाविस्टीन है, थीरम है, कैप्टाफ है, इनसे उपचारित करें। 2 ग्राम बीज को प्रति किलोग्राम बीज से सूखा उपचार करें, उसके बाद में ही सब्जियों की बीजों की बुआई करें। सलीम है एक दर्शक जिन्होंने हमें झारखंड से कॉल किया है। आइए उनका हम कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर है सलीम जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है? जी प्याज पर कुछ जानना चाहते हैं आप, फिर से बताइए। प्याज करना चाह रहे हैं, अच्छा होगा कौन?
प्याज के बारे में शायद जानना चाहते हैं, कैसे खेती करें? जी, आप अगर प्याज की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पौधशाला की तैयारी करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको किस्मों का चयन करना होगा। जो किस्में हैं वो आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो शाकीय विज्ञान संभाग है या जो नेशनल जो बीज कॉरपोरेशन है वहाँ से भी ले सकते हैं, या आपके निकटतम जो भी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से अगर कोई किस्म विकसित की गई हो या किसी प्राइवेट संस्थान की अच्छी किस्म हो उसका आप चयन कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख किस्में हैं पूसा रेड है, इसके अलावा पूसा रिद्धि है, पूसा रत्नार है, पूसा माधवी है, और जो भारतीय जो प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय है गुरुनगर पुणे में, वहाँ से भी कुछ प्याज की किस्में विकसित की गई है। तो अगर अभी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप भीमा रेड ले सकते हैं, भीमा डार्क रेड ले सकते हैं, भीमा सुपर ले सकते हैं। कुछ ऐसी किस्में हैं और भी आप देख सकते हैं, किसी से निकटतम विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और इसकी आप पहले पौधशाला तैयार करें। पौधशाला हमेशा उठी हुई क्यारियों में तैयार करें और उसकी जो क्यारी होती है उसकी ऊंचाई लगभग 15 सेंटीमीटर हो, और बीजों की बुआई है वो कतारों में करें। और उसके बाद में बीजों की बुआई करने के बाद में अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद वो मिट्टी दोनों को मिलाकर उसके ऊपर एक छोटी लेयर, पतली लेयर बना दें जिससे कि बीज ढक जाएं, और उसके बाद में उसमें सिंचाई करें और फिर उसको सूखी घास से ज़रूर ढक दें। तो 5 से 6 दिन के बाद में जब बीजों का अंकुरण शुरू होता है उस समय उस घास को निकाल दें, और ऐसे लगभग 40 से 45 दिन में पौध तैयार हो जाती है। और उसको मुख्य खेत में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर जो लाइन से लाइन की दूरी है और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 8 से 10 सेंटीमीटर की अंतराल पर इसकी मुख्य खेत में रोपाई करें और उसके बाद में सिंचाई कर दें। जी सर, एक कॉलर है राकेश कुमार हैं जिन्होंने सिरसा हरियाणा से हमें सवाल भेजा है। आइए उनसे बात करते हैं। जी राकेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं, प्रश्न बताएं अपना। प्याज लगाते हैं, पूरा मोटा नहीं बनता, बारीक रह जाता, छोटा छोटा जी। प्याज के कंद अच्छे नहीं होते हैं, ठीक बढ़ता जी। देखिए, ये समस्या बहुत बार आती है कि हमने कई बार देखा है कि राजस्थान, हरियाणा, यहाँ किसान भाई क्या करते हैं, जो प्याज की जो खेती करते हैं वो समतल खेत में करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका जो बल्ब है वो भूमि में अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं ले पाता है। इसमें समस्या ये होती है कि जब आप समतल भूमि में अगर खेती करते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक नहीं जा पाती है और हम उसमें मिट्टी भी नहीं चढ़ा पाते हैं। तो जब भी आप प्याज की खेती करें, हरियाणा में हो या राजस्थान में हो, सबसे पहले तो उचित दूरी ज़रूर बनाए रखें, जिसमें 15 से 20 सेंटीमीटर आप एक कतार से दूसरी कतार की दूरी रखें और 8 से 10 सेंटीमीटर लगभग एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखें। और जो प्याज की जो रोपाई है वो उठी हुई क्यारियों में करें जिसकी ऊंचाई लगभग 15 सेंटीमीटर हो और जिसकी जो चौड़ाई है 1 से 1.5 मीटर रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो आप आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। और जिससे कि हम उसमें प्याज की अगर जो कंद है वो अगर मिट्टी वहाँ से निकल भी जाती है तो उसको हम वापस हल्की उसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं जिससे कि प्याज की कंद की वृद्धि अधिक होती है। तो ये समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है हरियाणा और राजस्थान के कुछ किसान जो समतल खेत में इसकी खेती करते हैं। जी जी बिल्कुल। तिवारी जी, आप कुछ और बातें आप बताना चाहेंगे जो क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। हाँ देखिए, मैं जो मेरा टॉपिक है मृदा स्वास्थ्य का, मैं ये बताना चाहता हूँ संतुलित उर्वरक का उपयोग का। संतुलित उर्वरक उपयोग का देखो सीधा मतलब यही है, अगर हमारी मृदा स्वस्थ है, जितने पोषक तत्व उसमें होने चाहिए उतने पोषक तत्व हैं, तो देखिए उसके ना होने से क्या होगा और होने से क्या होगा। ये मैं सीधी सादी एक फूड चेन की बात कर रहा हूँ। अगर मृदा में पोषक तत्वों की कमी होगी, चाहे वो मुख्य पोषक तत्वों या सूक्ष्म पोषक तत्वों, तो वो ही सूक्ष्म पोषक तत्व और इन तत्वों की कमी मानव जाति में आएगी। और जब कम होंगे फसल में तो उसमें रोग और बीमारी ज़्यादा लगेंगी। उसमें फिर किसान उसको सही करने के लिए उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा, तो उसमें कम पोषक तत्व हैं एक तरफ तो, और दूसरे उसमें फिर जहरीले तत्व और आ जाएंगे जो कि मानव जाति में जाकर एक तो न्यूट्रिएंट की कमी के डिसऑर्डर पैदा करते हैं और दूसरे जहरीली तत्व जो है उसमें मानव जाति में बीमारियां पैदा करते हैं। अगर आपको मानव जाति को स्वस्थ रखना है तो हमको मृदा स्वस्थ रखना होगा। स्वस्थ मृदा स्वस्थ भारत, ये बिल्कुल सटीक नारा है। और एक कृषि वैज्ञानिक के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि किसान को अगर आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना है तो हमें आज अपनी जमीन को स्वस्थ रखना होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया, तो सर इसका मतलब ये है कि भले ही आपको फसल
अच्छी दिखाई दे, तंदुरुस्त दिखाई दे, लहलहाती दिखाई दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पोषक तत्वों से भी भरपूर हो। इसीलिए मिट्टी के पोषक तत्वों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। गोगरा जी, आप कुछ बातें बताना चाहेंगे अंत में? जी देखिए, प्याज की जो किसान भाई रोपाई करेंगे, रोपाई करने के बाद में अच्छी प्रकार से उसमें खाद उर्वरकों का प्रयोग करें, और उसके बाद में कीट व बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख कीट है वो थ्रिप्स होता है, जो कि छोटे छोटे रंग के, पीले रंग के जो कीट होते हैं, उनका प्रकोप बढ़ जाता है। वो पत्तियों की सतह से रस चूसते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है, सूखकर गिरने लग जाती है, और उनका कंद का आकार भी नहीं बढ़ पाता है। तो उसके लिए वो जो इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा है, उसको एक जो मिलीलीटर दवा है उसको लगभग 2 से 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। और जो बीमारी है पर्पल ब्लोच, उसके नियंत्रण के लिए भी किसान भाई जो डाइथेन Z78 दवा है उसका प्रयोग 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से करके छिड़काव करके उससे बहुत बहुत धन्यवाद गोगरा सर, आपका भी। तो दोनों मेहमानों से हमने बहुत विस्तार से बात की। गोगरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तेवतिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या होगा ये भी जान लेते हैं। अगले अंक का हमारा विषय है बीजे मसाला फसलों की देखभाल और सब्जियों की संरक्षित खेती का प्रबंधन। आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें एडवांस में ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप चाहें तो हमें हमारा जो टोल फ्री नंबर है, हमारा कॉल सेंटर नंबर, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे, उनका जवाब लेंगे। और चलते चलते एक और जानकारी दे देते हैं। हेलो किसान आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।